आलोक, तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा कि फाइनल राउंड तक पहुंचते पहुंचते कहीं बाहर स्पीच नॉन स्टॉप आधे घंटे तक के हो जाती थे। लेकिन क्या मजाल कि उस दौरान पब्लिक पलक झपका कर भी इधर उधर देख ले। इसे शांति से सभी एक वक्तव्य सुनते थे कि देखते ही बनता था। थोड़े थोड़े समय में जो तालियों के साथ गड़गड़ाहट होती थी तो उसे न जाने कितनी दूरियों से सुना जा सकता था। ऐसा लगता था जैसे किसी नेता की रैली निकली हो, क्योंकि खुद एस.पी. कलेक्टर सह परिवार आमंत्रित होते थे, वही उनके सहकर्मी बिना आमंत्रण के भी अवश्य पधारते थे। कई बार ऐसा हुआ कि स्पीच इतने आकर्षक और सटीक होते थे जैसे लगता था कि बस अब स्टेज पर लड़ाई होना बाकी है। दिसंबर की ठंड में होने वाला कार्यक्रम, जिसमें जब कंपटीशन शुरू होता तब तक तो मौसम सर दर्द लगता, लेकिन जैसे ही कोई प्रतियोगी अपने भाषण की भूमिका बांधता तो वह एक पल में ही सारी भीड़ को ऐसे मनमोहित कर लेता जैसे वह खुद ही स्टेज पर भाषण दे रहे हैं, क्योंकि हर कथन वास्तविक और धरातल से लेकर भूमिका में रखा रहता था। जैसे जैसे प्रतियोगी भाषण पर जोर देना शुरू करता तब तो जैसे सबके चेहरे पर पसीने आने लगते। प्रतियोगी का जोश, उसके भाषण की गर्मी, ऐसा लगता जैसे सारे भीड़ को खुद में समाने लगी हो। कई बार तो जानबूझकर कंपटीशन को कुछ निर्णय न ले पाने की स्थिति में फिर से एक बार करवाया जाता और अंततः परेशान होकर कोई निर्णय न ले पाने की स्थिति में दोनों ही टीमों को बराबरी का दर्जा दे प्रतियोगिता किसी तरह समाप्त की जाती है। प्रतियोगिता में दिया गया भाषण प्रिंसिपलों के लिए तेजी से लिख पाना संभव न होने के कारण रिकॉर्ड करके रखा जाता एवं अक्षरश उसे अखबारों के फ्रंट पेज पर छापा जाता था। आलोक, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, उस रिकॉर्डिंग और न्यूज़पेपर को खरीदने के लिए दूसरे ही दिन जैसे भीड़ सी लग जाती थी। इन सब का श्रेय जाता था श्रुति मैम और दिवानकर जी की मेहनत को। स्कूल के अंतिम दिनों में धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ते चली गईं। वे दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और स्कूल की शान भी थे। उनके माता पिता का मेल जोल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। दोनों की उम्र के साथ साथ दोस्ती भी बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसा कि तुमने कहा था कि प्यार का मतलब बिना बताए फिक्र करना होता है। कुछ ऐसा ही उन दोनों के बीच हुआ। पहले ही दिन कॉलेज में पैर रखने रखते ही गलती से श्रुति मैम ने दिवानकर जी से इंट्रोडक्शन लेते किसी सीनियर्स को देख लिया। फिर क्या देखना, मैडम ने आव देखा ना ताव उस सीनियर की वहीं धुलाई लगा दी। बिना को सोचे समझे किसी को भी समझ में नहीं आया कि उन चंद मिनटों में क्या हुआ। यहाँ तक कि उस बेचारे सीनियर को भी संभलने का मौका नहीं मिला। वह खुद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन जब बाद में उसे मालूम पड़ा कि श्रुति जूनियर है तो वह पूरे ग्रुप के साथ फिर उनकी क्लास में घुस आया। लेकिन अफसोस, अब की बार उसकी किस्मत पहले से ज़्यादा खराब थी। उसे क्या पता था कि अब की बार उससे भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जैसे ही सेकी बघारने के लिए उस सीनियर ने दिवानकर जी को बुलाया तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वह श्रुति मैम को डराने लगा तब तो दिवानकर जी का रौद्र रूप जाग उठा। उन्होंने ऐसी धुलाई लगाई उसकी, क्लास से मारते हुए उस सीनियर को ग्राउंड तक ले आया। बेचारे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। एंटी रैगिंग कमेटी जोर शोर से बदनाम हुई और दूसरे ही दिन यूनिवर्सिटी से पूरा ग्रुप आ धमका। इस तरह एक बार फिर दिवानकर जी और श्रुति मैम इस कॉलेज के न्यू एंटी रैगिंग के प्रेसिडेंट चुन लिए गए। पूरी यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये दोनों पहले वे शख्स थे जो फर्स्ट ईयर में ही एंटी रैगिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बन गए। दिवानकर जी और श्रुति मैम दोनों ही अपने स्कूल लाइफ की तरह ही बहुत जल्दी कॉलेज में भी फेमस होते चले गए। फिर लीडरशिप उनसे बहुत ज़्यादा दूर ना रही। सेकंड ईयर में ही उन्हें संयुक्त रूप से सर्वसम्मति से छात्र नेता के रूप में चुन लिया। ये वह दौर था जब प्रशासनिक स्तर के साथ साथ कॉलेज में भी बहुत से बदलाव आ रहे थे। वहाँ के नियम, स्टाफ और अन्य अधिकारियों का चयन और ट्रांसफ़र की प्रतिक्रिया तेज थी। इसी दौरान अचानक एक दिन एक नया फरमान जारी हुआ। सरकार ने एक भिन्न फैसला लेते हुए दिवानकर जी के पिता को ही उनके ही कॉलेज का प्रिंसिपल बतौर ट्रांसफ़र प्रमोशन के घोषित कर दिया। बेशक दिवानकर जी की पढ़ने लिखने और सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके विचार अपने पिता से नहीं मिलते थे। दिवानकर जी खुले विचारों वाले और बिल्कुल अलग ही शैली से अपने ढंग से जीवन जीते थे, लेकिन उनके पिता की सोच कहीं ना कहीं उनसे हटकर थी। इसी कारण विचारों का मतभेद उभरकर कहीं ना कहीं टकराहट के रूप में नजर आ ही जाता था। खासकर तब जबकि एक तरफ दिवानकर जी छात्र नेता के रूप में और उनके खुद के ही पिता प्रमुख अर्थात संस्था प्रिंसिपल, तब तो अक्सर आमना सामना होने के अनेकों कारण मिलते थे। इधर दिवानकर जी और श्रुति मैडम यूनिवर्सिटी टॉप होने के साथ साथ उम्र के उस दौर में थे जब प्रकृति अक्सर मानव जीवन में एक नया परिवर्तन पेश करती है जिसे चाहकर भी एक साधारण मनुष्य नकार नहीं सकते। इसी कारण पता ही ना चला कब दोनों की दोस्ती, उनकी फिक्र धीरे धीरे प्यार में परिवर्तित हो गई। आखिरकार एक दिन सहेलियों की नोकझोंक में श्रुति मैम ने स्वीकार कर ही लिया कि वह दिवानकर जी से वाकई में ही प्यार करती है। फिर क्या था, जंगल में लगी आग की तरह नोकझोंक शिकवे शिकायत किसी न किसी बहाने से यह बात सारे कॉलेज में फैल गई एवं दिवानकर जी के पास भी जा पहुंची। बस आग तो दोनों तरफ लगी हुई थी। दिवानकर जी और श्रुति मैम ने कैंटीन में मिलकर एक दूसरे को खुलकर प्रपोज किया।
ये बात मसाले के साथ उनके पिताजी तक जा पहुंची, जो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने दिवानकर जी और श्रुति मैम को बुलाकर पहले तो बहुत समझाया, उसके बाद सरकारी नौकरी का चैलेंज दे ये कह दिया कि यदि वे दोनों किसी एक ऐसे एग्जाम को पास कर पाए तभी कहीं वे इस बात को स्वीकार करेंगे। दोनों ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों वापस चले आए। इस दौरान धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों ने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वे इसी वर्ष फाइनल ईयर के बाद ही सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे और जॉब लगने के बाद जल्द से जल्द में अपने प्यार को सफल बनाएंगे, तभी कहीं वे इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। BA की पढ़ाई कंप्लीट होते ही दोनों ने एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। सच में दोनों ही उसे पदों के लिए चयनित हो गए, लेकिन माता पिता तो उन्हें कुछ और बनाने का सोच रहे थे। वे जानते थे कि इन सामान्य पदों पर नौकरी करने से जीविका तो चल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए एक बार उन्होंने बच्चों को बुलाकर फिर समझने का प्रयास किया, लेकिन इस बार तो जैसे दोनों की जिद जवाब दे गई। दोनों ने अपने अपने माता पिता को खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि वह फाइनल बताएं कि क्या चाहते हैं। ये कहकर दोनों ही लौट तो आए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या घटने वाले हैं। श्रुति मैम के पिता समाज के डर से और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी न होने की टेंशन से अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें हल्के हार्ट अटैक के लक्षण दिखे और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। श्रुति मैम ने अपने पिता की ऐसी हालत देख अपने आप को इस बात के लिए गुनहगार माना। उन्हें अपने छोटे बहन भाई और मां की भी खरी खोटी सुननी पड़ी। सब ने उनसे कहा कि वह अपने स्वार्थ के लिए पिता की बलि तक देने को तैयार है। इतनी कड़ी बातें सुन श्रुति मैम को भी धीरे धीरे ये यकीन होने लगा कि वह कहीं अपने स्वार्थ में पिता को ना खो दे। उनकी इसी भावना का फायदा उठाकर बिना विचार किए उनके पिता ने भी उनसे यह वचन ले लिया कि अब दोबारा इस विषय में कोई चर्चा नहीं करेंगे। डॉक्टर भी पहचान के थे, इसलिए उन्होंने भी अपने मित्रों को खोने के डर से श्रुति मैम को समझाना ही उचित समझा। उस समय किसी ने भी विचार नहीं किया कि वे क्या करने जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, किसी को भी कोई परवाह नहीं। आलोक जी, स्त्री माँ को समझना बहुत मुश्किल होता है। उसमें भावनाएं कूट कूट कर भरी होती हैं। त्याग और नवसृजन की क्षमता तो जैसे उसे जन्म से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सृष्टि ने स्त्रियों को सिर्फ नवसृजन और त्याग के साथ संतुलन के लिए ही प्रकट किया है। वह बचपन से लेकर जवानी तक परिवार की इच्छाओं को ध्यान में रखकर अपनी इच्छाओं को मारती हैं, बिना किसी प्रश्न के। पिता की इच्छा पर ही कि समाज उन्हें कुछ ना कहे। चंद आंसुओं के साथ एक ऐसे और पराये व्यक्ति के साथ पराये घर में चली जाती है, जहां उसके लिए सब नया होता है, लेकिन फिर भी वह अपने पिता की मर्यादा बरकरार रखने के उद्देश्य से किसी से भी कोई शिकायत नहीं करती। जिन बेटियों को संभालने में माता पिता की उम्र गुजर जाती है, वे न जाने कब एक पूरे परिवार को संभालने लगती है। फिर धीरे धीरे अपने शरीर को गलाकर वह असंख्य हड्डियों के टूटने जैसे दर्द को भी बर्दाश्त कर उस परिवार को वारिस दे। उसके लिए अब एक नई जिम्मेदारी के साथ एक नया सफ़र शुरू होता है। दिन में परिवार और रात में बच्चों के लिए जागना उसकी नियति बन जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी इस हालत को किसी से बयां नहीं कर सकती, क्योंकि मायके की ही तरह ससुराल में सभी सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से बंधे होते हैं। सबको सिर्फ भरपूर सेवा और अपने काम से मतलब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जीवन आगे बढ़ाने के साथ साथ एक समय ऐसा भी आता है जब जिसके लिए दिन रात मेहनत की, वे खुद उसे नकारा और बेवकूफ़ समझने लगता है। अंत में स्त्री जीवन टूटकर बिखर जाता है। अपना अस्तित्व समाप्त होते देख वह फिर सिर्फ जीवन जीती है। फिर कोई उसकी इच्छा शेष नहीं बचती। वो जो सोचती वह सिर्फ उसका अतीत होता है। वह सिर्फ लोगों से अपनी अतीत की बातें करती हैं, शायद इसलिए क्योंकि वही वो पल था जब उसने खुलकर और अपने लिए जिया था। शेष जीवन तो उसने दूसरों की इच्छाएं पूरी करने में बिता दिया, जिसे लोग अलग अलग तरीकों से देखता है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं समझता। खैर जो भी हो, श्रुति मैडम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दिवानकर जी से मुलाकातें बंद हो गई। उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई गई और श्रुति मैम का मिलने देने से इनकार कर दिया। दिवानकर जी ने रास्ते में यह विचार किया कि अब वह एक सफल और बड़ा आदमी बनेगा, एक न एक दिन, और श्रुति को लेकर जाएगा। क्रोध में ही सही उन्होंने यहाँ MBA में एडमिशन ले लिया। मन लगाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लगभग 4 महीने बाद श्रुति मैडम के पिता की हालत पूरी तरीके से ठीक हुई। तब कहीं पहली बार श्रुति मैम घर से बाहर निकल पाए, क्योंकि जब टूटे हुए शीशे को लोग घर में नहीं रखते और बुझा दिया आरती में नहीं रहता, तब टूटे हुए इंसान के साथ भला कौन खड़ा रहेगा। लोगों का स्वार्थ पूरा हो चुका था। अब उन्होंने श्रुति मैम को उनके काम पर छोड़कर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। जब बाहर निकलने पर उन्होंने बाहरी दुनिया की खबर ली तो उन्हें एक अधूरा सच बताया गया कि जब श्रुति मैम दुख में थी, तब उस समय में उन्हें अकेला छोड़ दिवानकर जी ने MBA में एडमिशन लेकर सिर्फ अपने बारे में सोचा। एकमात्र उम्मीद को भी टूटता देख श्रुति मैम ने क्रोध में आकर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और एक बार भी दिवानकर जी से मिलना उचित न समझा।
कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।